नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में छिड़े सियासी घमासान की। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर मचे बवाल की। देखेंगे सम्राट कैबिनेट में किसे किसे मिला मंत्री पद, सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, जानेंगे केरल में सरकार गठन को लेकर क्या है तैयारियां, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आंधी तूफान में फंसा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए मुंबई के जुहू एयरपोर्ट पर कराया लैंड। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे डिप्टी सीएम। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल के फालदा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में आचार संहिता हटाया। फाल्टा में नए सिरे से चुनाव कराने का दिया आदेश। एनसीईआरटी की किताबों में मराठा साम्राज्य हटाने का मामला, महाराष्ट्र के शाही परिवारों के वंशजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका। शेयर बाजार में गिरावट, 114 अंकों की गिरावट के साथ 77,844 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 4 अंकों की गिरावट के साथ 24,326 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसके बाद भी राज्य में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में अलग अलग जगह से हिंसा और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और अब बीजेपी नेता के पीए की जान ले ली गई है। इसको लेकर एक तरफ बंगाल की सियासत गर्मा गई है तो दूसरी तरफ सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कैसे बंगाल में बदल रहे हैं सियासी हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से उथल पुथल मची हुई है। चुनाव तो हिंसा मुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद पूरे बंगाल से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं आगजनी की खबरें आ रही हैं, कहीं झड़पें तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है। राज्य के अलग अलग इलाकों में शुरू हुई हिंसा अब खतरनाक रूप ले चुकी है। बीती रात बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में गोली मारकर जान ले ली गई, जिसके बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसका इल्जाम टीएमसी पर लगा रही है, इस घटना को राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी राज्य में बीजेपी के आने पर बढ़ रही गुंडागर्दी पर सवाल उठा रही है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की जान जाने की घटना की टीएमसी ने भी कड़ी निंदा की है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों के जरिए कथित तौर पर चुनाव के बाद हिंसा में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान जाने की भी निंदा करते हैं। टीएमसी ने इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है, ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। टीएमसी ने राज्य में बढ़ती बीजेपी की गुंडागर्दी को लेकर भी हमला बोला है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शुवेंदु अधिकारी के पीए की जान जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर जवाब मांगा है। दरअसल सपा प्रमुख कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा, आप हारे नहीं है, नहीं, आप हारे नहीं है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का मानना है कि भले ही इस बार आंकड़े पक्ष में न रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी ने एक योद्धा की तरह मुकाबला किया है। पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव की यह मुलाकात इस वक्त काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूरा विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रहा है। जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसको लेकर विपक्ष में आक्रोश है और वो बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस बीच राज्य में सरकार गठन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक के बाद 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है, वहीं तमिलनाडु में सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। हालांकि पार्टी प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से पूरे बहुमत के साथ आने की बात कही गई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके और उसके प्रमुख विजय सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी भी उनकी राह में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्यपाल से दूसरी बार मुलाकात के बाद भी विजय को साफ संदेश मिला है
कि 118 विधायकों का समर्थन साबित किए बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है, लेकिन फिर भी विजय की पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। इस बीच राज्य की सियासत में जोड़ तोड़ और समर्थन की राजनीति तेज हो गई है। AIADMK ने भी बाहरी तौर पर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अटकलें ये भी तेज है कि तमिलनाडु में एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी DMK और AIADMK के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। इन अटकलों के बीच AIADMK ने नवनिर्वाचित विधायकों को पुदुचेरी के होटल में ठहराया है, जिसके चलते सियासी उठापटक तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी VC के प्रमुख थोल थिरुमावलवन और कमल हासन जैसे दिग्गज नेता लगातार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मांग कर रहे हैं कि टीवी के प्रमुख विजय को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वी पेरुंथगई ने तो 8 मई की सुबह 11 बजे जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान तक कर दिया है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्यपाल की निंदा करते हुए कहा है कि वो संविधान के विरुद्ध जाकर टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि कड़ी निंदा के बाद राज्यपाल ने विजय को आमंत्रित किया है। दोनों की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर पेच फंसा है, तो इधर बिहार में 22 दिनों के लंबे इंतजार और भारी खींचतान के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में 32 विधायकों ने शपथ तो ले ली, लेकिन विपक्ष ने इसे अस्थिरता करार दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सेना और नीतीश के बेटे निशांत कुमार की भी कैबिनेट में एंट्री हो गई है। तो क्या है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में पिछले 22 दिनों से जारी सस्पेंस गुरुवार को खत्म हो गया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक समारोह में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गठबंधन की मजबूती दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने इसे मजबूरी और अस्थिरता का गठबंधन करार दिया है। नई कैबिनेट में जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। शपथ लेने वाले 32 मंत्रियों में बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, एलजेपीआर के 2, जबकि हम और आरएलएम के एक नेता शामिल हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और मंत्री पद की शपथ ने सभी को हैरान कर दिया है। इस बार कैबिनेट में 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें जेडीयू की 3 नेता लेसी सिंह, शीला मंडल और श्वेता गुप्ता शामिल हैं। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार ने पिछले 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, जो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों सम्राट चौधरी को अपनी कैबिनेट विस्तार के लिए 22 दिनों का इंतजार करना पड़ा। क्या सहयोगियों के बीच बड़े विभागों को लेकर खींचतान चल रही थी? अब तक सरकार का पूरा जिम्मा केवल सीएम और 2 डिप्टी सीएम पर था। अब विभागों के बंटवारे के बाद नई कैबिनेट किस तरह काम करती है, इस पर जनता और विपक्ष की निगाहें बनी रहेंगी। एक तरफ बिहार में हुई कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत गरमाई है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चयन समिति से सीजीआई को बाहर रखने और कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे बहुमत की तानाशाही तक करार दे दिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताया है। तो और क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में, क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस छिड़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी है जिसमें सीजीआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल इस समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून अनूप वरनवाल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का उल्लंघन करता है। उस फैसले में कहा गया था कि निष्पक्षता के लिए चयन समिति में सीजीआई का होना जरूरी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केंद्र की सुनवाई टालने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे बहुमत की तानाशाही की संभावना वाला मामला बताया। वकीलों की प्रमुख दलीलों की बात करें तो सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि जब ये कानून पास हुआ तब 141 सांसद सस्पेंड थे। उन्होंने दलील दी कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी न्यायपालिका की। विपक्ष के नेता को 200 नामों की लिस्ट देखने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया, जो गलत है। वहीं एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उसकी बुनियाद ही कमजोर कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में खुद एक पक्ष होती है, इसलिए नियुक्ति ऊपर उसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। वहीं एडवोकेट शादान फरासत ने कहा, चयन समिति के फैसले बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से होने चाहिए, इससे कार्यपालिका का दबदबा कम होगा।
जस्टिस दत्ता ने चिंता जताई कि सत्ता में आने वाला हर दल अपनी शक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही करता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अगर कानून रद्द होता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियां भी खत्म होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मई को होनी है। सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस देखी गई तो वहीं केरलम में सीएम फेस को लेकर चर्चा जारी है। यूडीएफ में सीएम फेस पर चर्चा चल रही है तो वहीं एलडीएफ में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। पिनरई विजयन को लेकर गठबंधन दो धड़ों में बंट गया है, यानी पार्टी की हार ने विजयन की मुश्किल बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। यूडीएफ भारी बहुमत के साथ केरलम की सत्ता में वापसी कर चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस के सभी सहयोगियों में खुशी की लहर है। सीएम फेस को लेकर चर्चा चल रही है, जिसको लेकर बैठक हुई और खबर आ रही है कि केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें यह तय हुआ कि सीएम को लेकर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा। बैठक के बाद जानकारी साझा करते हुए आईसीसी के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक ने बताया, एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि विधायी दल का नेता कौन होगा। बता दें कि सीएम की रेस में वीडी सतीशन का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। इसके अलावा रमेश चेन्नीथला का नाम भी है। वहीं आईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, जिनका दिल्ली से तिरुवनंतपुरम लौटना केरल की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। इसके उलट केरल में विपक्ष के नेता पद पर पेच फंस गया है। सीपीएम पिनराई विजयन का समर्थन कर रही है, वहीं सीपीआई ने पिनराई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नए चेहरों की मांग की है। हालांकि सचिवालय की बैठक में कहा गया है कि पार्टी किसी दूसरे विकल्प पर तभी विचार करेगी जब पिनराई इस भूमिका को स्वीकार करने से मना कर देंगे। ऐसे में बाला गोपाल ही पार्टी की पहली पसंद होंगे। इस बात की चर्चा भी है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें पिनराई विपक्ष के नेता हों और बाला गोपाल उपनेता की भूमिका निभाएं। इस बीच सीपीआई के एक धड़े ने पिनराई को विपक्ष का नेता बनाए जाने का विरोध भी किया। उनका कहना है कि एक नए विपक्ष के नेता और उपनेता की जरूरत है। केरल में विपक्ष के नेता के नाम पर घमासान मचा हुआ है तो मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उनके हक की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने राज्य के कई इलाकों में चक्का जाम किया है, साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या कुछ हुआ कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसानों को गेहूं का वाजिब समर्थन मूल्य नहीं मिलने और खरीदी में देरी के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई इलाकों में जमकर प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने सड़क सत्याग्रह अभियान का नाम दिया। शिवपुरी से गुजरने वाले मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों दिशाओं में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के दावों के बावजूद किसान आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एमएसपी पर खरीदी सुस्त है, उपार्जन सीमित है और छोटे किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं। किसानों के साथ धोखा करने का आरोप और मोदी की गारंटी को लेकर कई सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी गारंटी थी 2023 में 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं? 2700 का गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, तो ये कोरा झूठ। 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी में हलचल तेज हो गई और नतीजा ये हुआ कि ग्वालियर के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई, जिसे लेकर एमपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया। मोहन यादव किसानों की आवाज से इतने डर गए हैं कि अब ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन कुचलने पर उतर आए हैं। ग्वालियर में चक्का जाम के दौरान कांग्रेस नेताओं और विधायकों की गिरफ्तारी मोहन सरकार की तानाशाही को उजागर करती है। सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का एक एक सिपाही अन्नदाता के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। किसान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, अपने अधिकार लेकर ही दम लेगा। गेहूं खरीदी में देरी, भुगतान में लापरवाही और किसानों की मेहनत पर लगातार अन्याय हो रहा है, लेकिन अब किसान चुप नहीं बैठेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद सरकार किसानों को कोई राहत देती है या अभी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए रहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो पश्चिम एशिया में भारी बवाल के बाद शांति देखने को मिल सकती है।
अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है और अब दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच युद्धबंदी को लेकर डील होने वाली है। जल्द ही बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है। तो क्या पश्चिम एशिया में चल रही जंग खत्म हो जाएगी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान 2 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। लेकिन अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। चर्चा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर डील को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 14 सूत्री प्रस्ताव दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले में उसे अरबों डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी प्रस्ताव विचाराधीन है। वैसे एक्सियोस की रिपोर्ट में प्रस्ताव को लेकर कुछ दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को जो प्रस्ताव दिया गया है, उस पर चर्चा के लिए ईरान को 30 दिन का समय दिया गया। इसमें ईरान को 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान के जब्त किए गए फंड्स को रिलीज किया जाएगा। होर्मुज से अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर नाकाबंदी हटाएंगे। वार्ता जिनेवा और इस्लामाबाद में हो सकती है। दोनों देश सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान यूएन के कड़े निरीक्षणों को स्वीकार करेगा और परमाणु हथियार न बनाने का वादा करेगा। साफ है कि इस फॉर्मूले के जरिए अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच डील हो पाएगी, इसको लेकर भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ईरान अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और अब अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ज्यादातर दबाव की नीति अपना रहा है और ईरान से उम्मीद करता है कि वो उसकी एक तरफा मांगों के आगे झुक जाए, जो तेहरान के लिए नामुमकिन है। ऐसे में पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है, उसके बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चार तारीख की रात से कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी समर्थकों का जो हुजूम, जो जुलूस, जो उत्पात नजर आया है, वो अभी तक जारी है। शायद कोलकाता वालों ने भी नहीं सोचा होगा, वो अपने शहर की सड़कों को, उन बिल्डिंगों को, जगहों को देखकर अब पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वही कोलकाता है। खैर, गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल भी उसी तरह का नया बनने की राह में निकल चुका है। कुल मिलाकर उत्पातियों के लिए गोल्डन आवर्स अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।